हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सर्कल वंस अगेन। हम हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड की सीरीज को आगे कंटिन्यूशन में लेकर चल रहे हैं। इससे पहले का लेक्चर आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम हमारा जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइंटिफिक मेथड, जो कि इसी चैप्टर का एक हिस्सा है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, क्या इसका जो है साइंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है ये, इसको आज हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि भाई, जैसे जब कोई नया टास्क आपको असाइन किया जाता है, जैसे रिसर्च फील्ड में जब भी कोई नया काम किया जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। भाई आपसे भी अगर कोई बोले कि कोई नया काम करना है तो आप सबसे पहले उसके बारे में एक अंदेशा लगाओगे, एक अंदाजा लगाओगे, उसके बारे में जो भी आपको रफ आइडिया है ग्राउंड पे जाके आप उसके बारे में पता करोगे, उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें, किसमें, साइंटिफिक मेथड में। तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है एक्चुअली में? ये रिसर्च का एक जरिया है। जैसे जब भी कोई नया रिसर्च होता है या जब भी किसी नेचुरल फिनोमेनन को स्टडी किया जाता है तो हमें साइंटिफिक मेथड की जरूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट लोग करते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेनन के कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कोई भी एक प्रोसेस है, वो चल रहा है, तो उसको प्रूफ कैसे किया जाए, या उसका क्या प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, तो उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? तो यहाँ पे देखेंगे, द साइंटिफिक मेथड इज ए प्रोसेस। साइंटिफिक मेथड क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसका क्या यूज है? बाय विच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। साइंटिस्ट लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, किसी चीज को फ्रेम करना, और एन एक्यूरेट एंड रिलायबल कंक्लूजन। भाई जब भी कोई रिसर्च फील्ड में बात की जाती है तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग उसको उसको किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वेरीफाई करते हैं, रीवेरीफाई करते हैं, और फिर जो है फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो यही इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। कि भाई कोई भी साइंटिस्ट है जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है तो सबसे पहले वो किसी भी एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में, अगर कोई साइंटिस्ट प्लांट पे स्टडी कर रहा है तो वो सबसे पहले प्लांट के पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि आपने आपके 10वीं में, 9वीं में आपने प्लांट से रिलेटेड मेंडल एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने जो है एक मटर के पौधे पे, पी प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, फिर उनका क्रॉसिंग कराया था, है ना। तो किसी भी फील्ड में साइंटिफिक मेथड का मतलब सिर्फ एक कोई लिमिटेड फील्ड नहीं है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो। किसी भी सेक्टर में जब कोई नया चीज इन्वेस्टिगेट होता है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उस प्रोसीजर का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो देखिए, सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में सबसे जो पहला काम हुआ जाता है वो होता है क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जिस भी चीज के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हो, और जितनी भी संभावनाएं आप उसको समझ सकते हो या जो भी आप उसके बारे में जानते हैं उसको आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसको उससे और उसको नोट डाउन करके डेटा बनाते हैं। ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करते हैं। फिर आप सिलेक्ट करते हैं रिसर्च टॉपिक एरिया, कि भाई हमें इसमें क्या रिसर्च करना है, हमें क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश करनी है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि भाई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? जब किसी डेटे को, जब कोई भी डेटा जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, उस डेटा को समझाने के लिए जो एक टेम्पररी बनाया गया जो रूल्स होता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी एक्यूरेट और करेक्ट। हाइपोथेसिस हो सकता है आपने जो बनाया वो सही भी हो सकता है, या हो सकता है जो हाइपोथेसिस है वो क्या है? गलत भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस अगर बन गया तो क्या वो फाइनल स्टेप होता है? नहीं।
हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च का फाइनल स्टेप नहीं है। हाइपोथेसिस में करेक्शन किए जा सकते हैं, यस। हाइपोथेसिस को रिबिल्ड किया जा सकता है, उसको रिफ्रेम किया जा सकता है। फिर अगला स्टेप आता है कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाया उसको टेस्ट करना, या उसको एक्सपेरिमेंट, टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, उसकी टेस्टिंग करते हैं। भाई आपने किसी डेटा को ऑब्जर्व किया कि जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी के पैटर्न को जांच करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है, जांच। तो सबसे पहले वो जांच करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, कि वो देखता है कि आपका ब्लड काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, आरबीसी काउंट कितना है, या जो भी आपका टेस्ट रिपोर्ट आया, सीबीसी रिपोर्ट में आया, उस डेटे को पहले वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। उसमें जो कमियां हैं उसको बेस पे वो एक कंक्लूजन बनाता है। तो उस कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। लेकिन हो सकता है ना कि जो आपकी रिपोर्ट है वो गलत हो, यस। हो सकता है आपकी रिपोर्ट क्या हो, गलत हो, और ये भी संभावना है कि आपकी रिपोर्ट क्या हो, सही हो। तो सही है तो अच्छी बात है, लेकिन गलत है तो क्या, गलत है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर गलत दवा आपको प्रिस्क्राइब करने वाला है। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी, वही क्या कहलाएगी, एक प्रकार का हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब ऑब्जर्वेशन। आगे देखिए, फिर आप क्या कराएंगे, टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट। मतलब जो आपको हाइपोथेसिस बनाया वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि भाई फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर से जो है समझते हैं कि क्या ये वैसे ही है जैसा पहले हमने हाइपोथेसिस बनाया, क्या ये मिलता जुलता वैसे ही है। अगर वो मिलता जुलता है देन इट इज ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वो मिलता जुलता नहीं है, कुछ डिफरेंट आता है, तो फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर से अगर डिफरेंट आता है तो फिर हाइपोथेसिस हमारा गलत माना जाएगा। तो फिर हमारा हाइपोथेसिस गलत माना जाएगा। लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर अगर वही चीज निकल के आ रही है तो फिर हमारा हाइपोथेसिस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा का मतलब यही होता है कि जो आपने टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट किया है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। फिर अगर वो डेटा एनालाइज हो चुका है, अगर वो डेटा सही पाया गया है, फिर उसके बेस पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, रिपोर्ट या कंक्लूजन ड्रॉ। ठीक है। चलिए इसको बहुत ही सरल तरीके से अपन समझते हैं। देखिए जरा आगे देखिए कि भाई स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें क्या हमारे जो है स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो है, क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मैंने बताया कि सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनके बेस पे हम क्या निकालते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा के बेस पे हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस। तो देखिए सेकंड वाला स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप जो भी समझ पा रहे हैं उसको आपने लिखा कि भाई ये है, तो वो क्या हो गया आपका एक हाइपोथेसिस। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आपने सीबीसी आपकी ब्लड का जांच कराया और उसमें जो भी डेटा आया वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो, गलत भी हो सकता है। ठीक है। फिर आप हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे कि भाई ये सही है गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको री एक्सपेरिमेंट करेगा, कई बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और अगर वही चीज आ रही है जो पहले आ रही थी, तो फिर आपका हाइपोथेसिस क्या है, सही है। तो फिर अगर हाइपोथेसिस सही हो जाता है, अगर हाइपोथेसिस सही है, इफ योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट, देन उससे बेस पे बनाया जाता है क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में भी गलत होने की गुंजाइश हो सकती है, यस। प्रिंसिपल में भी गलत होने की गुंजाइश हो सकती है, प्रिंसिपल को भी रिकरेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी चीज पे, बार बार आपका हाइपोथेसिस भी सही है, और आप उस हाइपोथेसिस जब सही होता है तो उसी को फॉर्म दे देते हैं किसका, प्रिंसिपल का। उसको आपने जो भी प्रोटेक्शन, हाइपोथेसिस के बेस पे जो भी आपने प्रोटेक्शन निकाला, जो भी उसके बारे में डेटा निकाला, वो आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल। और जब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को रीवेरीफाई कर किया आपने, प्रिंसिपल अगर सही है तो फिर फाइनली बनता है क्या, लॉ। लेकिन लॉ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉ तभी बनता है जब सारी चीजें क्या हो, करेक्ट हो। जब हाइपोथेसिस भी करेक्ट हो, उसकी टेस्टिंग भी करेक्ट हो और आपका प्रिंसिपल भी करेक्ट हो। और जब प्रिंसिपल करेक्ट हो जाता है तो प्रिंस बार बार करने पर वही प्रिंसिपल, वही चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो फिर उसको बनाया जाता है क्या, लॉ। तो किसी भी फील्ड में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कुछ ऐसे प्रोसीड होता है। लेकिन लॉ अगर एक बार बन गया तो फिर लॉ को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस में चेंज किया जा सकता है, यस। प्रिंसिपल कैन बी चेंज, यस। बट
लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड, तो लॉ को आप कभी भी लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड, लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड एनी हाउ, क्योंकि लॉ तो वो फाइनल कंक्लूजन है ना भाई जो आपने निकाला है, सारे स्टेप्स को फॉलो करते गए करते गए करते गए, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके सबसे पहले जो भी समझ में आया उसके बेस पे क्या बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस सही है गलत है उसको चेक करने के लिए री टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने पर डेटा सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से हाइपोथेसिस को करेक्शन करने के लिए फिर से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और अगर हाइपोथेसिस सही आया तो फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बेस पर जो भी डेटा प्रेडिक्ट करेंगे उसके बेस पे बनता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और वर्किंग प्रिंसिपल हर मायने में जब सही पाया जाता है देन आपका फाइनल स्टेप क्या प्रिपेयर होता है, लॉ, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ओके चलिए देखिए इसको आप स्टेप वाइज, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है इससे समझिए, जैसे रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पहली चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन। रिसर्च क्वेश्चन मतलब आप ऑब्जर्व क्या करने वाले हो, व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या है, क्या आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस रिसर्च क्वेश्चन को लिखो, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, ऑब्जर्वेशन, कि भाई हमें जो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन बोलो या उसी को क्या बोलो कि भाई मेरी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, जिस जो रिसर्च का क्वेश्चन है उसी को ना आप ऑब्जर्व करेंगे, यस। और उसके बेस पे जो आप टेम्परेरी वर्किंग या जो उसको समझ के जो टेम्परेरी वर्किंग रूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस कैसा होता है, टेम्पररी, कैसा होता है, टेम्पररी, ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, यस। अच्छा, अब हाइपोथेसिस सही है या गलत है, भाई हाइपोथेसिस के दो केस हो सकते हैं, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा, तो उसको सही है गलत है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हो कि भाई हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अच्छा, अब अगर रिजल्ट, फिर जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए क्या लिखा है कि अगर हाइपोथेसिस सपोर्टेड, हाइपोथेसिस सपोर्टेड का मतलब जो पहले आया था ये वाला हाइपोथेसिस बना, अगर ये वही हाइपोथेसिस अभी भी आया तो फिर आप फाइनल उसका रिजल्ट बताएंगे। लेकिन अगर हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड, लेकिन हाइपोथेसिस इस बार अलग है, इस बार एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ नई जानकारी मिली, तो फिर आप क्या करेंगे, देखो ये एरो मार्क कहाँ जा रहा है, फिर से हाइपोथेसिस को सुधारेंगे, और हाइपोथेसिस को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर से डेटा को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली, फाइनली इन शॉर्ट आप ये समझिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है सर, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस। सर हाइपोथेसिस समझ में आया, हाइपोथेसिस एक टेम्पररी वर्किंग रूल होता है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, हाइपोथेसिस हमारा सही है गलत है इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, अच्छा, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, अगर रिजल्ट सही है तो फिर आप उसको फिर फर्दर प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते हैं, और प्रिंसिपल जब वेरीफाई हो जाता है तो उसमें क्या बनाते हैं, आप उसको रूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये हाइपोथेसिस आपका सपोर्ट नहीं करता है देन आप क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर से जो है रिसर्च का एरिया उसको बना देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं लेकिन ज्यादा ध्यान से आगे, जैसे इस चीज को अपन एक प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे हमारे जो है कोरोना, सबने सुन रखा है कि भाई कोरोना पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस फैला था, सभी को मालूम है। तो देखिए ये आपको डायग्राम में कोरोना वायरस दिख रहा है, तो जब ये कोरोना पैंडेमिक आया, तो कोरोना पैंडेमिक जो आया, ये कोरोना वायरस जब फैला तो सबसे पहला चुनौती क्या था कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि इलाज क्या है, और इलाज क्या है, इसके लिए कोई दवा, कोई वैक्सीन, कोई भी टैबलेट या कोई भी इंजेक्शन इसके लिए मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट लोग या जो लेबोरेटरी में इस चीज को प्रिपेयर करते हैं, फार्मासिस्ट जो थे या जो साइंटिस्ट लोग थे, सबसे पहले तो उस चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई ये आखिर है क्या, ये कैसे फैल रहा है। जब पता चला कि ये ऐसे फैल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस दिए गए, कुछ गाइडलाइंस WHO ने हमें असाइन किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यही आपका फर्स्ट स्टेप था क्या, ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, देन आपको उससे रिलेटेड चीजों को डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करना मतलब कि भाई ये किन चीजों से फैल रहा है, इसके लिए क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उस दौरान भाई ना तो हमारे पास कोई इंजेक्शन था, ना ही हमारे पास कुछ कोई ऐसा कोई कैप्सूल था, या कुछ भी ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट वैक्सीन कुछ भी मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं था जो कि उसकी रोकथाम के लिए हेल्पफुल हो। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको री इन्वेंट किया, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट किए। कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, है ना। ऐसे बार बार, और ये एक्सपेरिमेंट करने का दौर है, देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया। ये सभी को पता है कि वैक्सीन कितने समय में आया है कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल को मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये आपने प्रैक्टिकली देखा है, ये आपने सबने महसूस किया है, सबको अभी पता है कि 1-2 साल अभी गुजरा हुआ है कि भाई ये इस दौर से हम लोग कैसे गुजरे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या था, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का क्या चाहिए था, सॉल्यूशन। तो यहाँ आपका साइंटिफिक मेथड परफेक्ट सूट बैठता है एज एन एग्जाम्पल। तो भाई यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कैसे किया। तो भाई सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करते रहे। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बेस पे कुछ लोगों ने कुछ समझा उसको, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ समझा, तो उन्होंने अपना अपना हाइपोथेसिस दिया। जैसे कि साइंटिस्ट ए ने बताया कि भाई ये कुछ एक अलग टाइप की बीमारी है, बी ने बताया नहीं नहीं ये कुछ दूसरे टाइप की बीमारी है, तो इसका हाइपोथेसिस अलग था, बी का हाइपोथेसिस क्या था, अलग था। कोई साइंटिस्ट सी भी रहा होगा जिसका अलग ही हाइपोथेसिस था। लेकिन बहुत सारे जब साइंटिस्टों के बार बार एक्सपेरिमेंट किए, तो जो हाइपोथेसिस मैक्सिमम लोगों ने निकाला, उसको जो है ट्रस्ट किया गया कि भाई हाँ ये ज्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट करके बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उस चीज पे रिलाई किया गया, फिर उस चीज में उस फील्ड में उस तर्क पर ये हमारा रिसर्च का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ा। ठीक है ना जी। तो फिर जो है इससे रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए कि भाई सभी लोगों को क्या है, पूरी विश्व में जो है ये एक कहर की तरफ छा रहा था। तो सबसे पहले जो है इसके लिए भाई मास्क अलाउ किया कि भाई सबने मास्क पहनना है। कोई भी हमारे पास अभी भी स्टिल ना कोई दवा, ना कोई टैबलेट, ना कोई वैक्सीन, कोई भी चीज नहीं था। तो अभी ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अपने हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हाइपोथेसिस गलत हो जा रहा है, बार बार हाइपोथेसिस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बार बार आप क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यस। अब फिर फाइनली, अच्छा ये कुछ डेटा है जो आपको बताएगा कि भाई ये देखिए टॉप 10 कोरोना वायरस डेथ टोल्स, जो सबसे ज्यादा डेथ देखे गए वो जो है, कुछ इस प्रकार से डेटा है कि यूएसए में जो है देखिए ये आंकड़ा आपके पास लिखा हुआ है, ब्राजील में जो देखिए इतने लोगों का जो डेथ हुआ, इंडिया में जो हमारा जो है ये डेथ का जो है काउंट दिया गया है। इस तरीके से देखिए ईरान, स्पेन, फ्रांस, पेरू, इटली, यूके, मैक्सिको, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेशियो देख रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम का पार्ट है, ये साइंटिफिक मेथड का पार्ट नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम है कि भाई काउंट है कि भाई हाँ ये इतने लोग डेथ हो गए। लेकिन साइंटिफिक मेथड का पार्ट क्या है कि हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ ऐसा इसके लिए फैक्ट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है जी। तो फिर ये अच्छा कुछ ग्राफिकल डेटा दिया गया कि भाई जो है अलग अलग कंट्री में कैसे, जैसे कि ये पुर्तगाल जो है वहां पे जो है डेथ जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो हाईएस्ट लेवल पे गया है ना, सबसे लोएस्ट लेवल पे कहाँ गया, ये केन्या में गया, फिर इससे ज्यादा साउथ अफ्रीका, देन अर्जेंटीना, देन चिली, देन ब्राजील, देन यूएई। ठीक है। तो ये जो है पूरे विश्व के सामने एक नया रिसर्च का सब्जेक्ट बना, एक नया जो है डेटा कलेक्शन बना, एक नए नए लोगों ने हाइपोथेसिस बनाए और उसको टेस्टिंग में लग गए। लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बनाया और टेस्टिंग में लगे हुए हैं, टेस्टिंग में लगे हुए हैं, मतलब तरह तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाया जाए। ओके जी। फिर क्या हुआ कि भाई फाइनली जब हाइपोथेसिस, बहुत सारे लोगों के हाइपोथेसिस जब करेक्ट पाए गए, तब जाके जो है फाइनल सॉल्यूशन निकाला। ये देखिए ये कोवैक्सीन, आपने सबने पता है, ये किसी ना किसी को लगा ही होगा, या फिर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन। ये दो ही वैक्सीन जो है मार्केट में जो है इंडिया में सबसे पहले आए थे, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। नाम आप सबको याद होगा आई होप कि भाई कौन सा वैक्सीन आपको लगा है, किसी को कोवैक्सीन दिया गया तो किसी को कोविशील्ड, अलग अलग स्लॉट में लोगों को अलग अलग सुविधाएं दी गई जी। तो ये क्या बना आपका फाइनल सॉल्यूशन कि भाई ये जो है
ज्यादातर लोगों ने ये बोला, ज्यादातर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये दिस इज द परफेक्ट या दिस इज द बेस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट टिल नाउ, कि भाई अभी तक जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या कोरोना से निजात पाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते थे वो ये दिया। और ये जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इन चीजों को अप्लाई किया गया है ना। और भी जो है फिर अलग अलग जो है, जैसे कि ये स्पुतनिक जो है ये रहा है ना, ये जाइकॉन ने बनाया, अलग से बनाया, अलग अलग जो है बनाया, लेकिन जो अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा चला वो क्या था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये आपका क्या था, एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन था, मतलब ये फाइनली लॉ की कैटेगरी में आ गया कि भाई लॉ बन गया, मतलब लॉ बन गया, अब ये चेंज नहीं होगा, ये मतलब वेरीफाइड चीज है, इसलिए लोगों को अप्लाई किया। ठीक है, तो आपने साइंटिफिक मेथड को बहुत ही तरीके से समझा है। तो चलिए अब हम कुछ फेमस साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई किस साइंटिस्ट ने किस चीज को डिस्कवर किया और किस ईयर में किया। ये आप लोग जो है ध्यान से नोट डाउन करते चलेंगे। तो देखिए 1905 में फोटॉन, फोटॉन की डिस्कवरी किसने की, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और अल्बर्ट आइंस्टाइन वही थे जिन्होंने सबसे फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी और मास इक्वलेंस इक्वेशन को दिया। और ये मॉडर्न फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स है आपका, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल साइंटिस्ट कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइजैक आइजैक न्यूटन के बाद, आइजैक न्यूटन जो थे वो भी फादर ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कहे जाते थे। और उनके बाद ये श्रेय, ये जो खिताब मिला वो किसको मिला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, who is known as the father of modern physics. Okay. Now 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट 1919 में प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। 1808 एटम, एटम के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को आपको जो है अच्छे से दिमाग में रखना है कि भाई किसका डिस्कवरर कौन था। तो देखो फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, ध्यान से देखिए, फोटोन लिखा है यहाँ पे। तो फोटोन, फोटोन के लिए किसने डिस्कवर किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ऐसे इसको ऐसे याद रखिए, जैसे ये आपका एटम होता है, ये अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, इधर होता है न्यूट्रॉन, इधर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए किसने किया, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, ये आपको याद हो गए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक। और लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन के डिस्कवरी के डिस्कवरर कौन थे, इजैक न्यूटन। ठीक है ना, कौन थे, आइजैक न्यूटन या इजैक न्यूटन। अच्छा, अगले साइंटिस्ट का नंबर आता है कि भाई बहुत ही फेमस साइंटिस्ट सर चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलॉम। इनका पूरा नाम क्या था, सर चार्ल्स ऑगस्टिन, ऑगस्टिन डी कूलॉम, डी कूलॉम। ठीक है, अच्छा ये क्या थे, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है ये लिखा है चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलॉम। ठीक है ना, ये क्या थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी किया है कि भाई रुके हुए चार्ज है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स। और जैसे दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये चार्ज दोनों कैसे है, रुके हुए चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज है, रुके हुए चार्ज है। तो इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला दिया था, क्या था ये फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या, 1827 में कौन थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इसको बताया किसने, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो है ये बहुत ही वेल रिनाउंड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम किया। और इनके बेस्ड, इनकी जो थ्योरीज है वो आप क्लास 12th में जो है इनको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरर कौन था, माइकल फैराडे। और 1880 में थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को जब गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, यह है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, है ना, ये क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन, आइंस का निकलना। ठीक है ना, इसको किसने बताया था, थॉमसन एडिसन ने।
फिर 1896 में रेडियो एक्टिविटी, इसका जिक्र हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ये कौन थे, इसके डिस्कवरर कौन थे, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है ना। और रेडियम की डिस्कवरी किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। रेडियम की डिस्कवरी किसने किया था 1898 में, मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 1900 क्वांटम थ्योरी, किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसने दिया था, हर्ट्ज ने दिया था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इसके बाद 1995 में एक्सरे, एक्सरे जो आप कराते हैं, जो एक्सरे मतलब हड्डियों का जो आपका मैपिंग किया जाता है, एक फिल्म बनाई जाती है, उसमें आपका जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है उसका इमेज प्रोसेसिंग करके जो है उसका इमेज तैयार किया जाता है फ्रैक्चर वगैरह पता करने के लिए। तो ये मेडिकल फील्ड में जो है ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का एक अचीवमेंट है जो कि मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसको किसने किया था, W.H. रॉन्सन, ठीक है ना। किसने किया था, W.H. रॉन्सन ने किया था। 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1913 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया, ध्यान रखना है आपको, रदरफोर्ड और नील्स बोर, दोनों साइंटिस्टों का नाम आता है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में बताया था किसने, नील्स बोर और रदरफोर्ड। फिर 1942 में आया न्यूक्लियर रिएक्टर। तो 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी बनाई जाती है, लार्ज अमाउंट। एक तो होता है एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब से भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, वो चीजों को खत्म करने के लिए एक नेगेटिव सेंस में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसी जो रिएक्शन इस एटम बॉम्ब में हो रही है, अगर उसी रिएक्शन को आपको पॉजिटिव वर्क के लिए यूज करना हो कि भाई आपको एनर्जी भी करना है और कोई तबाही भी ना मचे, कोई दुनिया में किसी को नुकसान भी ना हो, तो जो एक डिवाइस बनाया गया कि उसके अंदर अगर रिएक्शन कराओगे, उसके चारों ओर कंक्रीट का वॉल बनाया जाता है, इसमें यूरेनियम वगैरह का रॉड्स लगाया जाता है ना। ये काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिएक्शन कराई जाती है। ऐसे एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको लिए जो साइंटिस्ट थे किसने बनाया, एनरिको फर्मी। कौन थे साइंटिस्ट, एनरिको फर्मी, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लेक्चर में आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आप इससे पहले प्रीवियस लेक्चर, जो फिजिकल वर्ल्ड आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसके जो इससे पहले जो लेक्चर दिए गए, व्हाट इज फिजिक्स, देन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, देन ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर को भी आप कंटिन्यूएशन से जरूर देखें, तो आपको ये लेक्चर बड़ा ही मजेदार लगने वाला है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।